के इतिहास में एक जो सबसे इंपॉर्टेंट पड़ाव आया था दोस्तों, आपको याद होगा, वो था 1971 का वॉर। क्योंकि पाकिस्तान ने ईस्ट पाकिस्तान के ऊपर, जो कि अब बांग्लादेश है, उनके ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार किया था। और उसके बाद से आप देखोगे तो लगभग 50 ईयर से ज्यादा हो चुके हैं, 50 साल से ज्यादा हो चुके हैं। लेकिन जो पाकिस्तान की आर्मी के द्वारा उस समय बांग्लादेश में किया गया था, वो कोई जेनोसाइड से कम नहीं था। अब यहां पर खबर यह आई है कि यूएस के अंदर जो उनकी पार्लियामेंट है, वहां पर आपने सुना होगा कि दो हाउसेज हैं। जैसे भारत के अंदर लोकसभा और राज्यसभा है, वैसे यूएस के अंदर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है और सेनेट है। तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जैसे कि हमारे यहां लोकसभा है, वहां पर इस हाउस के अंदर एक रेजोल्यूशन लाया गया है दो लॉ मेकर्स के द्वारा। और इस रेजोल्यूशन में पहली बार, क्योंकि खास बात यह है कि पहली बार यह रेजोल्यूशन यूएस के पार्लियामेंट में आया, यूएस कांग्रेस में आया, और यहां पर बोला गया है कि जो पाकिस्तान आर्मी ने काम किया था 1971 में, उसको हमें जेनोसाइड का दर्जा देना चाहिए। तो इसी को हम डिटेल से जानेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली अभी हो क्या रहा है। देखिए यहां पर हम इसके बारे में जानने जरूरत है कि 1971 के पहले हुआ क्या था, उस समय वाकया क्या हुआ था। आखिरकार ये जो वेस्ट पाकिस्तान है, जो कि आज के डेट का पाकिस्तान है, उन्होंने ईस्ट पाकिस्तान के ऊपर, जो कि बांग्लादेश है इस समय, इनके ऊपर आखिरकार वॉर है वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान में, वो इंडिपेंडेंस के बाद से ही शुरुआत हो गई थी। क्योंकि आपको समझना है, भले ही पाकिस्तान ने कैसे जैसे करके यहां पर जो मोहम्मद अली जिन्ना है, जो भी लीडर्स हैं, उन्होंने इसको दो टुकड़े में कर दिया, तो भारत और दूसरा पाकिस्तान। लेकिन पाकिस्तान के पास ये वाला हिस्सा भी आया ईस्ट साइड में और वेस्ट वाला भी हिस्सा आया। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी यहां पर? प्रॉब्लम ये थी कि यहां पर जो वेस्ट पाकिस्तान के जो लीडर्स हैं, उन्होंने कभी भी बंगाली स्पीकिंग के जो पाकिस्तान के लोग थे यहां पर, उनको रिकॉग्निशन नहीं दी, उनको जो हक मिलना चाहिए वो नहीं दिया। यहां पर बार बार क्या होता था कि जो उर्दू है उसी को ही प्रमोट किया जाता था। और इस तरह से आपको साफ देखने को मिलेगा कि भले ही आपका रिलीजन सेम हो सकता है, लेकिन हमें समझने की जरूरत है कि जो एथनिसिटी होती है, जो लैंग्वेज होती है, उससे बढ़कर शायद कुछ नहीं होता। और इसीलिए यहां पर जो बंगाली स्पीकिंग पीपल थे, जो कि भले ही मुस्लिम्स हों, लेकिन उनके अंदर काफी ज्यादा रोष था, आक्रोश था कि कभी भी वेस्ट पाकिस्तान के द्वारा इनको इंपॉर्टेंस नहीं दिया, अपनी ही चीजों को यहां पर करने की कोशिश करता था। तो इंडिपेंडेंस के बाद से वो क्या होता है, 1970 में एक्चुअली इलेक्शन कंडक्ट कराया जाता है, क्योंकि दोनों एक ही देश थे, वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान। अब दोनों एक ही देश हैं, तो यहां पर प्राइम मिनिस्टर भी तो एक ही होगा। तो इलेक्शन में जो वोटिंग है सभी देते हैं, बंगाली स्पीकिंग पीपल भी देंगे इलेक्शन में वोट, और वेस्ट पाकिस्तान के अंदर ये वाले लोग भी देंगे। तो वहां पर क्या होता है कि वेस्ट ईस्ट पाकिस्तान शेख हसीना है, जिस पार्टी से बिलोंग करती हैं, इस पार्टी का नाम है अवामी लीग पार्टी। तो उनके जो लीडर हैं शेख मुजीबुर रहमान, आपने सुना होगा इनका नाम है, 1970 में। अब आप खुद सोच के देखो, एक बंगाली स्पीकिंग पर्सन यहां पर इलेक्शन जीत जाता है, वो यहां पर अब प्राइम मिनिस्टर बनता, और जाहिर सी बात है जो रिकॉग्निशन मिलनी चाहिए थी बंगालीज को, वो यहां पर मिलना स्टार्ट हो जाती। लेकिन क्या ये वेस्ट पाकिस्तान के लोगों को पसंद आएगा? नहीं आएगा। और इसीलिए जो जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज थी वेस्ट पाकिस्तान में, वो इस चीज को एक्सेप्ट कर, यहां पर प्राइम मिनिस्टर थे जो उस समय के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बिलोंग करते हैं। जैसे अभी आपने सुना होगा भुट्टो, जुल्फिकार अली भुट्टो हो गए, ये इनकी पार्टी थी पाकिस्तान पीपल पार्टी। इन्होंने यहां पर इस पाकिस्तान के जो लीडर है शेख मुजीबुर रहमान, उनको देने से इनकार कर दिया। भले ही शेख मुजीबुर रहमान इलेक्शन जीत गए थे, लेकिन ये पावर देने से मना कर दिया, उनको वहां से उठाकर वेस्ट पाकिस्तान देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहां पर बांग्लादेश में ईस्ट पाकिस्तान में एक और चीज हो गया, और वो ये था कि जो बंगाली स्पीकिंग पर्सन्स हैं और उर्दू स्पीकिंग पर्सन्स हैं, जो कि प्रो वेस्ट पाकिस्तान है, उनके बीच में यहां पर एक प्रकार से जंग जैसा स्टार्ट हो गया। तो कुछ वायलेंस क्रिएट हो गया, और इस वायलेंस का बहाना लेकर ही वेस्ट पाकिस्तान ने क्या किया, यहां पर अपनी आर्मी को भेज दिया। जेनोसाइड स्टार्ट हुआ है, जो कत्लेआम स्टार्ट किया है पाकिस्तान आर्मी ने, वो तो पूछिए मत। मतलब कि इतना भयंकर, आप सोच के देखिए, 3 मिलियन पीपल, बताया जा रहा है कि 30 लाख तक लोग जो है वो मारे गए थे। ठीक है, इतना ज्यादा। थाउजेंड्स ऑफ जो महिलाएं हैं, स्पेशली हिंदू महिलाएं, उनको रेप किया गया था। ये सारा चीजें आपको 1971 के अंदर उन्होंने यहां पर किया था बांग्लादेश में। और उसके बाद भले ही फिर भारत एंटर करता है और भारत किसी प्रकार से बांग्लादेश को लिबरेट कराता है, वो भी मैं आपको आखिरी में बताऊंगा। मामला हुआ था मार्च 1971 से लेकर दिसंबर 1971 के बीच में। ये जो पूरा आपका 9 महीने का कार्यकाल है, इसमें बहुत अत्याचार किया था पाकिस्तान की आर्मी ने बांग्लादेश के लोगों के ऊपर। और इसीलिए अब यहां पर हुआ क्या है कि पहली बार यूएस का हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में जो दो लॉ मेकर्स, एक इन्फ्लुएंशियल लॉ मेकर्स बताए जाते हैं, उन्होंने यहां पर एक रेजोल्यूशन लाया है। अब रेजोल्यूशन का मेन मतलब क्या होता है कि यहां पर अगर ये पास हो जाता है, तो एक प्रकार से जो यूएस के प्रेसिडेंट हैं जो बाइडेन, उनसे रिक्वेस्ट किया जाएगा कि यूएस को ये जो पाकिस्तान आर्मी के द्वारा किया गया था 1971 के वॉर में, ये जो एक्ट किया गया था, उसको जेनोसाइड का दर्जा दे देना चाहिए। तो रेजोल्यूशन ये चाहता है कि इसको जेनोसाइड का दर्जा यूएस दे दे, क्योंकि अभी तक जेनोसाइड का दर्जा नहीं दिया गया इस चीज को। इसके अलावा यहां पर एक और चीज कहा गया है कि हम चाहते हैं, मतलब इस रेजोल्यूशन में लिखा हुआ है कि पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उनको माफी मांगनी चाहिए बांग्लादेश के लोगों से। ऑब्वियसली बात है, ऐसा लगता तो नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी बांग्लादेश और पाकिस्तान में बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं इस चीज को लेकर, 1971 के वॉर को लेकर। तो बहुत कम चांसेस है कि पाकिस्तान की सरकार बांग्लादेश के लोगों से कभी माफी मांगेगी। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये जो रेजोल्यूशन लाया गया है वो दो लॉ मेकर्स के द्वारा लाया गया है। इनका नाम है आर ओ खन्ना। ठीक है, आर ओ खन्ना,
जो कि डेमोक्रेटिक पार्टी से बिलोंग करते हैं। डेमोक्रेटिक मतलब जो बाइडेन जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं वो। और यहाँ पर एक और लॉ मेकर है स्टीव शेबो। शेबो मतलब ये बिलोंग करते हैं रिपब्लिकन पार्टी से, जो जो डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी है उनसे ये बिलोंग करते हैं। तो इन दोनों के द्वारा मिलकर, मतलब एक डेमोक्रेट और एक रिपब्लिकन, ठीक है, काफी कम होता है कि दोनों साथ मिलकर कोई ऐसा रेजोल्यूशन लाए, लेकिन दोनों साथ मिलकर ये रेजोल्यूशन लाए। अब क्वेश्चन ये है कि ये रेजोल्यूशन लाने की आवश्यकता क्यों है, मतलब क्या जरूरत है। देखिए यहाँ पर जो स्टीव शेबो है उनके द्वारा बोला गया है कि वी मस्ट नॉट लेट द ईयर्स इरेज द मेमोरी ऑफ मिलियंस। मतलब कि जिस तरह से मैसेकर किया गया था, लोगों को ऊपर अत्याचार किए गए थे, मारा गया था, रेप किया गया था, इसको हमें अपने मेमोरी से नहीं निकालना चाहिए। जरूरी है कि जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है उसको सही तरीके से दिखाया जाए। और अभी तक क्या है, यहाँ पर इसको जेनोसाइड नहीं बोला जाता है। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पर इसको जेनोसाइड का दर्जा दिया जाए, ताकि इतिहास इसको याद रखे, लोग आने वाली समय जो पीढ़ी है वो इसको जो है याद रखे। हिंदूज और बंगालीज के ऊपर जो अत्याचार हुए थे उसको हम याद रखें, ताकि इस तरह की हरकत आगे और कोई ना करे। इसके अलावा ये जो आरोप खन्ना है उनके द्वारा भी स्टेटमेंट दिया गया, उन्होंने भी इस चीज को बोला कि बंगालीज और हिंदूज को मारा गया था इसके अंदर, और यहाँ पर ये जो है ये जेनोसाइड है, हमें इसको मानना पड़ेगा। मिलियंस ऑफ पीपल वेर किल्ड, ऐसा उन्होंने यहाँ पर कहा, जिसमें बताया कि 80% लोग इसमें से हिंदूज थे एक्चुअली। और हम कह सकते हैं कि इट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू हॉलोकॉस्ट, जो जर्मनी में किया गया था वर्ल्ड वॉर 2 के पहले, वो जो पूरा दौरान था वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान, वो उसको इससे कनेक्ट किया जा रहा है। क्योंकि आप समझो, जेनोसाइड की जब हम बात करते हैं, किसी को दर्जा मिल जाता है, तो आप इस चीज के बारे में हमेशा पढ़ेंगे। जो जर्मनी में हुआ था वो हम हर बार पढ़ते हैं, जो हिटलर के द्वारा किया गया था। तो उसी प्रकार से इसको भी हमें याद रखना चाहिए। खैर, इसके अलावा अब देखिए, जैसे ये रेजोल्यूशन आया है पहली बार, इसको लेकर जो बांग्लादेशी कम्युनिटी है वो इसको वेलकम कर रही है। सलीम रेजा नूर, जिन्होंने अपनी फैमिली को खोया था 1971 के वॉर में, उन्होंने इसको लेकर अपने रिलीफ जताया कि एटलीस्ट चलो 51 इयर्स के बाद जाकर यूएस कांग्रेस के अंदर इस तरह का रेजोल्यूशन लाया गया है, और वो एक्सपेक्ट करती हैं कि बहुत ही जल्द जो बाइडेन जो है वो इसको जेनोसाइड का दर्जा देंगे। अब देखना होगा देते हैं कि नहीं, लेकिन पहली बार रिपब्लिकन और डेमोक्रेट इस तरह से साथ आए हैं ताकि ऐसा हो सके। इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं, 1971 के बाद जो यहाँ पर वॉर अफेयर्स मिनिस्टर थे उस समय बांग्लादेश के, उनके द्वारा काफी लंबे समय से कोशिश की जा रही है कि इंटरनेशनल रिकॉग्निशन इसको मिल सके। अभी 1-2 महीने पहले की बात है, यहाँ पर उन्होंने बयान दिया था कि 51 इयर्स हो चुके हैं 1971 के वॉर को, लेकिन अभी तक इसको जेनोसाइड का दर्जा नहीं मिला है। लेकिन साथ ही साथ मैं आपको यह भी बता दूं कि जो बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना, उन्होंने ऑलरेडी 25 मार्च को नेशनल जेनोसाइड डे इसको ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया। लेकिन ये बांग्लादेश में इंटरनेशनली ये जेनोसाइड अभी तक नहीं कहलाया। इसके अलावा एक और एनजीओ है यूएस के अंदर, यहाँ पर उन्होंने भी कहा है कि ये जेनोसाइड है, ठीक है। एनजीओ का भी कहना था कि बहुत सारे एविडेंस हैं, जिस तरह से सिस्टमैटिक और वाइड स्प्रेड जेनोसाइड किया गया था, ये साफ साफ दिखता है। यहाँ पर हमें इंटरनेशनल रिकॉग्निशन देना चाहिए। और जहां तक भारत का रोल का सवाल है, आप सबको पता है कि ये सब कुछ चल रहा था, जिसकी वजह से बहुत सारे जो बांग्लादेशी पीपल हैं वो भारत के अंदर एंटर कर रहे थे। इसको लेकर अब भारत में प्रॉब्लम हो रही थी, तो भारत को कुछ ना कुछ करना था। फाइनली 3 दिसंबर 1971 में भारत एंटर करता है और भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध छिड़ जाती है। 6 दिसंबर को भारत ने भी बांग्लादेश को इंडिपेंडेंस डे डिक्लेयर कर दिया था। सबसे पहला देश कौन सा था बांग्लादेश को डिक्लेयर करने का इंडिपेंडेंट, क्या बता सकते हो वो देश कौन सा था? भारत नहीं था, ठीक है। सबसे पहला लेट मी नो। 1971 14 दिसंबर को यहाँ पर जो पाकिस्तान के आदमी है उन्होंने और ज्यादा बंगाली स्पीकिंग जो इंटेलेक्चुअल्स हैं उनको मारना स्टार्ट किया। लेकिन 2 दिन के अंदर अंदर फिर 16 दिसंबर सबको आपको याद होगा इस तरह का पिक्चर, यहाँ पर जो पाकिस्तान आर्मी के जनरल हैं उन्होंने सरेंडर कर दिया। ये पिक्चर हम सबको इसके बारे में याद है। और फाइनली 1972 को यहाँ पर जो शेख मुजीबुर रहमान है वो यहाँ पर पावर में आ जाते हैं बांग्लादेश में। तो ये पूरी कहानी है दोस्तों। अब देखने वाली बात होगी कि ये जो रेजोल्यूशन लाया गया है क्या इससे कोई नतीजा निकल पाता है।